अमीनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। फिनाइल बात हम कर लें। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग बोलते हैं लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल प्रेजेंट हो तो इसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी। अब लिविंग बॉडी जो भी होगी कम से कम सेल तो होगा। ये मान लेते हैं सेल है, तो सेल के इनसाइड भी केमिकल प्रेजेंट है, सेल के आउटसाइड भी केमिकल प्रेजेंट है। सारे को मिलाकर कलेक्टिवली बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। लेकिन सेल के अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट है सबको मिला के कलेक्टिवली बोला जाता है सेल्यूलर पूल। बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स present inside cell are collectively known as biomolecules। तो इस सेलुलर पूल के अंदर ऐसा देखा जाता है कि मोर देन 5000 केमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रही होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इन सारे केमिकल को हम अलग अलग पढ़ सके, तो इसको कैटेगराइज करने की जरूरत है। मोर देन 1000 बायोमॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो कैटेगराइज करने की जरूरत है, तभी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो सेलुलर पूल के अंदर जो बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कई बेसिस पर। एक तो सॉलिबिलिटी के बेसिस पर करते हैं कि वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। अब वो कैसे निकाला जाता है वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं बताता हूं। लेकिन पहले इसको क्लासिफाई हम यदि कर लें तो एक क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और दूसरा हो सकता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग हम ये बोलेंगे कि ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। तो जो मोस्ट ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज साइज मॉलिक्यूल आर इंक्लूडेड इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जबकि जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं, वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में इंक्लूड किया जाता है। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल। अब माइक्रोमॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है? तो माइक्रोमॉलिक्यूल में हो सकता है अमीनो एसिड या मोनोसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है इसमें। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं हम इसको, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हो गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में। लिपिड की मोलर मास निकाली जाए तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है, तो साइज में कंपैरेटिवली ये छोटी मॉलिक्यूल भी। लेकिन सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में इंक्लूड किया गया है तो माइक्रोमॉलिक्यूल। इसलिए मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है मोस्ट ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल, लिपिड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात यदि कर लें तो हम बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स
most of the macromolecule अब इस मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट में जैसे पॉलीसेकेराइड हो गया, एमिनो एसिड को आपस में जोड़ दिया जाए तो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो प्रोटीन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेकेराइड लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं। पॉलीसेकेराइड न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हो गया। इसलिए एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। और माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल हम इसमें लिख लेते हैं लिपिड। लिपिड जो है एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। एसिड insoluble फ्रैक्शन, लेकिन ये माइक्रोमोलिक्यूल भी है। माइक्रोमोलिक्यूल, ये हम बोल सकते हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इसकी मोलर मास है, मोलर मास, इट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन। तो इतने छोटे मॉलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में ही इंक्लूड करेंगे, बट इट इज इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसलिए जो क्लासिफिकेशन की गई है, ये क्लासिफिकेशन में हमें ध्यान में रखना है बायोमोलिक्यूल्स के लिए, कि बायोमोलिक्यूल्स को हम जब कोई सा भी, जैसे प्लांट का पार्ट ले लें या एनिमल का पार्ट ले लें, एक्सपेरिमेंट के लिए जनरली हम प्लांट का पार्ट लेते हैं, जैसे लीफ ले लिए, स्टेम ले लिए, रूट ले लिए, और इस टिश्यू को जो सैंपल लिया गया है, स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, इसको सबसे पहले डिहाइड्रेट कर देते हैं। ठीक है, पानी को यहां पे हटा देते हैं, मतलब इसको सुखा दिया जाता है, क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूल को जलाना है, बर्न करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज आप इसको जलाना चाहते हो, और यदि पानी वाला पार्ट रह गया तो प्रॉपरली जल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को हम सबसे पहले डिहाइड्रेट करते हैं, सुखा लेते हैं। अब सुखाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल हो सकता है। स्टेप वाइज करते हैं रिएक्शन की, 30%, 40, 60, 90%, और एब्सोल्यूट अल्कोहल लेकर, इसको स्पिरिट बोल सकते हो आप, उसमें फाइनली डालकर इसको सुखा लेते हो, पानी का सारा अंश निकाल दिए, और अब इसको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। जब इसको बर्न कर दिए, जब इसको हमने जला दिया, तो जलाने के बाद अब राख बच गई। उस राख की केमिकल एनालिसिस की गई। तो केमिकल एनालिसिस करने के बाद उसमें कई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिले। एलिमेंट्स के अलावा कंपाउंड्स मिले बहुत सारे। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, वो सारे के सारे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के थे। तो इसमें हम फर्दर इंक्लूड कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सल्फेट, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट है। फॉस्फेट, PO4 3- एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में है। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल मैंने पहले ही लिख दिया है, ऑर्गेनिक
अब जैसे कार्बन वाला कंपाउंड है, यदि हम यहां पर कार्बन को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो कार्बन वाला कोई भी पार्ट इस राख में हमें नहीं दिखेगी क्योंकि वो इवेपोरेट कर गया है। मैं इस मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहीं पर लिख देता हूं ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स यहां पर ये सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कार्बन हम यदि खोजना चाहे यहां पर तो कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के इवेपोरेट हो जाएगा, तो राख में कुछ नहीं मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड के फॉर्म में हम यदि देखें तो पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। अब एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी समझाया उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि कैसे निकालेंगे हम लोग एस एनालिसिस, इसकी कैसे करेंगे, राख की एनालिसिस कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले लिविंग टिश्यू सैंपल को डिहाइड्रेट कर लेंगे, डिहाइड्रेट, और इस तरीके से ये ड्राई हो गया, सूख गया, ये पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो गया, इसका इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और जब ये ड्राई हो गया, जब लिविंग टिश्यू सूख गया तो इसको बर्न कर देना है। तो बर्न करने के बाद हमें राख बच जाएगी, ठीक है। और इसी राख की एनालिसिस करेंगे हम, तो हमें यहां पर एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमें बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, लाइक एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और स्मॉल साइज के एक मॉलिक्यूल लिपिड वाले होते हैं जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे यहां पर माइक्रोमोलिक्यूल में मैंने लिखा है मोनोसैकेराइड या एमिनो एसिड, और इसी एमिनो एसिड का मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन होता है। तो अब जब स्टडी हम लोग करेंगे यहां पर तो एक साथ कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड से लेके पॉलीसैकेराइड तक, उसी तरीके से प्रोटीन पढ़ेंगे तो एमिनो एसिड्स को लेकर करेंगे। तो अभी सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहां पे शुरू करने जा रहे हैं एमिनो एसिड, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी में कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, उस टेबल में कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। उस टेबल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, कुछ उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लिस्ट बनी हुई है, वहां से क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो हमें उन टेबल्स को भी एक बार देख लेना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है कि बिग फोर एलिमेंट कौन कौन सा है, मतलब वो 4 एलिमेंट का नाम बताइए जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में या लिविंग बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। ऐसे 4 एलिमेंट को मिलाकर बिग फोर एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। उस बिग फोर एलिमेंट के अंदर, बिग फोर एलिमेंट की बात हम कर लें तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की होती है, याद रखना है। कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन चारों से मिलके लगभग 90% पार्ट लिविंग बॉडी बनी होती है इन्हीं चार से। ठीक है, उसमें से भी वाटर यदि देख लिया जाए तो मोर देन 70% हमारी बॉडी में वाटर मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पानी वाला। बाकी और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में अलग होगा ऑक्सीजन या कार्बन। तो यहां देखा जाए तो मैक्सिमम परसेंटेज ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में 65% तक ऑक्सीजन होती है। बट प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर कार्बन होगा, 49% तक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि बात कर ले तो प्लांट में 49% तक कार्बन प्रेजेंट होती है। और ह्यूमन बॉडी में, ये मैं लिस्ट यहां पे दिखा रहा हूं आपको, हमारी एनसीईआरटी में एक लिस्ट बनी हुई है कि किसकी कितनी परसेंटेज है। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की परसेंटेज 65% तक है। ये यहां पर 65% में प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज यदि हम देख लें तो कार्बन 18.5% में है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और हाइड्रोजन सिर्फ 0.5%, जबकि नाइट्रोजन की भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3%। तो एनसीईआरटी के इस टेबल से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ऑर्डर वाइज अरेंज करने को आता है कि आप हमें ये बताइए कि इन सारे एलिमेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं चार एलिमेंट को मिलाकर बोला जाता है बिग फोर एलिमेंट। जबकि फ्रेमवर्क एलिमेंट बना हुआ होता है इन तीन एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का। एक मिनट, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट का मिलकर बन जाता है हमारी बॉडी के 3 एलिमेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इन चारों को मिला के बिग फोर एलिमेंट बन गया। बिग फोर एलिमेंट, बिग फोर एलिमेंट और फ्रेमवर्क एलिमेंट बोल देते हैं हम, फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क एलिमेंट बनी होती है किसकी? तो कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, और उसमें नाइट्रोजन ऐड कर दिया हमने तो बिग फोर एलिमेंट। और यदि इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हमने सल्फर और फास्फोरस जोड़ लिया तो इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। ठीक है, बाकी दूसरे इनऑर्गेनिक कुछ एलिमेंट की बात कर ले तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी के सेल के इनसाइड, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात कर लूं मैं, तो पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन की परसेंटेज ज्यादा होती है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम से ज्यादा सोडियम आयन होता है। और ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो कैल्शियम आयन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मिला के यदि हम बात कर लें तो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में कैल्शियम। और यदि हम बात कर ले कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट कौन से कंपोनेंट की है, तो एक लिस्ट एनसीईआरटी में 9.4 टेबल में दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में वाटर की जो एवरेज परसेंटेज है सेल के अंदर, सेलुलर मास में, वो 70% से लेकर 90% तक हो सकती है। 90%।
तभी मैंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में। बट यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H2O में तो नंबर ऑफ एटम की बात यदि कर ले तो हमें यहां पर हाइड्रोजन दिखेगा कि ऑक्सीजन से तो ज्यादा है, बट वो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। 18 ग्राम यदि लिया जाए वाटर का तो इसमें 16 ग्राम सिर्फ ऑक्सीजन है और सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ये बेसिक कंसेप्ट यदि हम जाने केमिस्ट्री का तो उससे हमें पता चल जाएगा और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 65% तक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी लिस्ट दिखाया। ऑर्डर वाइज अरेंज करने को दिया जाए तो वाटर के बाद ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसी कंपाउंड की है तो वो प्रोटीन की है, 10 से 15% तक, 10% से लेकर 15% तक। और इसको ऑर्डर वाइज अरेंज करने को दिया जाए तो आयंस की परसेंटेज हमारी बॉडी में बहुत कम है, 1% तक आयन प्रेजेंट होती है, सिर्फ 1% तक। बाकी कौन से एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है ये लिस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि ये सारा टेबल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके। तो हम लोग यहां पर कर लिए हैं एस एनालिसिस। अब एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एमिनो एसिड के बारे में कर लेते हैं। एमिनो एसिड, व्हाट इज एमिनो एसिड? तो साइंस में नाम से ही पता चल जाता है इसका मीनिंग क्या होगा। नाम ही ऐसा रखा जाता है, जैसे एमिनो एसिड बोलेंगे वो कोई सा भी केमिकल हैविंग अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप एंड एसिड ग्रुप COOH ग्रुप आर नोन एज अमाइनो एसिड। लेकिन प्रोटीन बनाने वाला अमीनो एसिड की डेफिनेशन स्पेसिफिक है कि ये ग्रुप तो होना ही चाहिए और ये ग्रुप एक कॉमन कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। कॉमन कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए का मतलब कि एक ऐसी कार्बन जिसमें NH2 और COOH सेम कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तब ऐसे अमीनो एसिड को प्रोटीन बना सकता है। ऐसे अमीनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जो नॉमेनक्लेचर होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, मेन फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बट ट्रेडिशनल बायोकेमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर थोड़ी अलग होती है, वो ट्रेडिशनल नॉमेनक्लेचर फॉलो करता है। तो सेकेंड नंबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। दिस इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहे तो ऐसे अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड हम बोले तो ज्यादा बढ़िया है। यानी हमें जो पढ़ना है वो एक्चुअली कंप्लीट अमीनो एसिड नहीं पढ़ना, हमें अल्फा अमीनो एसिड पढ़नी है। और अल्फा अमीनो एसिड की पॉलीमराइजेशन कर दी जाए तो इसी से प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। यानी प्रोटीन क्या है? इट इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक अमीनो एसिड होने के लिए कम से कम इतने ग्रुप होने चाहिए, जिसमें से एक तो फिक्स है ग्रुप COOH, एक NH2, और इसमें एक मैंने R ग्रुप से रिप्रेजेंट किया है। प्रोटीन बनाने वाली ये जो R ग्रुप होती है ये 20 टाइप की होती है। तो जितने टाइप के R ग्रुप होंगे प्रोटीन बनाने वाला अमीनो एसिड भी उतने ही टाइप का होगा। यानी कि हम बात कर लें, यदि प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड की, यदि मैं आगे चल के अमीनो एसिड को AA से रिप्रेजेंट करूं तो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड सिर्फ 20 टाइप की होती है। लेकिन बहुत सारे प्रोटीन की एनालिसिस करके जब देखी गई तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें 2 अमीनो एसिड मॉडिफाइड फॉर्म में मिला है। जैसे कोलेजन के अंदर हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों अमीनो एसिड 20 टाइप तो होगी। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने वाला कितने टाइप का होता है पूछा जाए तो बोलेंगे 20 टाइप। लेकिन इसके अलावा 2 मॉडिफाइड फॉर्म के भी होते हैं। तो हम 20+2 लिखेंगे।
क्योंकि ये जो 2 अमीनो एसिड है ये सारे प्रोटीन में नहीं है, कुछ प्रोटीन में होता है। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम बोल सकते हैं इट इज रेयर अमीनो एसिड। और क्या है वो? तो हाइड्रोक्सी लाइसिन, हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में कि 22 टाइप के अमीनो एसिड हैं प्रोटीन बनाने वाले, नहीं, 20 टाइप के हैं और 2 मॉडिफाइड फॉर्म वाला होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर यहां मैंने बना दिया है। अब इस आर ग्रुप में यदि हाइड्रोजन आ जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और इसका नाम हो जाता है ग्लाइसीन। ये ग्लाइसीन जो होता है ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है, इसलिए इससे सिंपल और कोई भी एमिनो एसिड नहीं होती है, और ग्लाइसीन ही सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कहलाता है। एक टर्म है यहां पर कायरल कार्बन। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसके चारों तरफ 4 अलग अलग ग्रुप रहे। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस अल्फा कार्बन के राइट साइड में COOH है, लेफ्ट साइड में NH2 है, ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में R ग्रुप, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। तो यदि ऐसा कार्बन हमें मिल जाए तो ऐसे कार्बन का नाम कायरल कार्बन होता है। तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड में जो प्रोटीन बना सकता है कायरल कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, कायरल कार्बन का होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आ जाए हमारे से कि एक एमिनो एसिड का नाम बताइए जिसमें कायरल कार्बन नहीं होती है। तो यहां देखो, तो यहां पर ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप आ गया, सेम एटम आ गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। बोलेंगे नॉट ए कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन नहीं है फिर भी अमीनो एसिड है, तो वो एक ही अमीनो एसिड है, दैट इज ग्लाइसीन। अपनी एनसीईआरटी बुक की बात कर ले तो इस 20 में से 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, कम से कम वो स्ट्रक्चर तो हमें पढ़ना ही चाहिए। आर ग्रुप की बात यदि हम कर लें तो जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, आर ग्रुप में यदि एक मिथाइल ग्रुप आ गया, CH3 ग्रुप आ जाए, तो इसका नाम हो जाता है एलानीन। एलानीन यानी एलानीन के स्ट्रक्चर की बात कर ले हम, तो एलानीन एक इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। और यदि आर ग्रुप की इस CH3 ग्रुप की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए OH से, तो इसको बोल देते हैं हम सेरीन। सेरीन यानी सेरीन ग्रुप की बात यदि हम कर लें तो सेरीन ग्रुप CH2OH वाला ग्रुप होता है। क्वेश्चन पूछ ले अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड का नाम बताइए, तो उसमें से एक एग्जांपल हो गया सेरीन। ये अल्कोहलिक एमिनो एसिड है, दिस इज अल्कोहलिक एमिनो एसिड। लेकिन एक दो मॉलिक्यूल के बारे में हम अलग से और पढ़ लेते हैं, क्योंकि 11 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ एमिनो एसिड के बारे में और भी लिखा हुआ है। जैसे 12th क्लास में जेनेटिक्स वाले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया किस कारण से होती है, वहां पर रीजन ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी फिनाइल एलानीन की कन्वर्जन टायरोसिन में ना हो। अब अमीनो एसिड का नाम हो गया, हम यहीं पे पढ़ लेते हैं इन दोनों को भी। ठीक है, कि क्या होता है फिनाइल एलानीन, क्या होता है टायरोसिन। जैसे आर ग्रुप में CH3 रहे तो एलानीन बोल दिए, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं बेंजीन रिंग को। तो यदि एक हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो जाए, मीन CH2, और इसके साथ में ये वाला बेंजीन रिंग आगे जुड़ गया, तो दिस इज नोन एज फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन।
यानी यदि फिनाइल एलानीन की बात कर ले हम, तो फिनाइल एलानीन इस कायरल कार्बन के साथ CH2 के साथ एक बेंजीन रिंग कंटेन करता है। ठीक है, बाकी ग्रुप सेम रहेगा यहां पर, एंड दिस इज नोन एज फिनाइल एलानीन। एमिनो एसिड की नोमेनक्लेचर 3 लेटर की नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है, तो फिनाइल एलानीन को PHE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, और इस फिनाइल एलानीन में, इस बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पर OH ग्रुप आके जुड़ जाए, ठीक है, तो इसी का नाम हो जाता है टायरोसिन। यानी OH ग्रुप जोड़ने वाला कोई एंजाइम यदि प्रेजेंट है तो टायरोसिन की फॉर्मेशन होगी बॉडी में, और नहीं है तो नहीं होगी। फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर यही डिजीज हो जाता है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। यदि कमी होगी तो टायरोसिन बनेगा ही नहीं कभी। तो टायरोसिन मॉलिक्यूल के अंदर की बात कर लें यदि हम, तो टायरोसिन में क्या होता है, इस R ग्रुप के अंदर फिनाइल एलानीन वाली रिंग तो होगी ही होगी, उसके अलावा यहां पर एक OH ग्रुप डेवलप कर जाता है। यदि OH ग्रुप डेवलप कर गया तो ऐसे अमीनो एसिड को टायरोसिन कहते हैं। टायरोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में। बहुत सारे हार्मोन, थायराइडल सारे हार्मोन इसी टायरोसिन में आयोडिनेशन की वजह से होता है। मोनोआइडोटायरोसिन, डाइआइडोटायरोसिन, T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, या T4 थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, ये सारे इसी टायरोसिन से बनते हैं। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारा यही बनाता है। तो यदि फिनाइल कीटोन यूरिया किसी को हो जाए, ये सारे मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में फिर नहीं बनेगा। मैंने बताया 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। उस 20 में से 3 अपनी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। उनमें से 1-2 आगे के, मतलब 1-2 मॉलिक्यूल का नाम 12th क्लास वाले बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने सारे का नाम लिख दिया। सिंपलेस्ट कौन सा होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होती है। उसके आगे मैंने एलानीन, सेरीन में ये OH ग्रुप यहां पे डेवलप हो जाती है, OH ग्रुप। और यदि बेंजीन रिंग डेवलप हो जाए तो इसको बोल देंगे फिनाइल एलानीन, और फिनाइल एलानीन में ये OH ग्रुप डेवलप कर गया तो इसे हम बोल देंगे टायरोसिन। 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ग्रुप बदलता जाएगा, R वाला, अमीनो एसिड बदलती चली जाएगी। ठीक है, और इसी अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने की वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से एक पॉलीमर बन जाता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं या पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। अब इस अमीनो एसिड की सराउंडिंग मीडियम में एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, ये अमीनो एसिड आयनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है। तो कैसा इसका मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कैटायंस फॉर्म में भी रहती है हमारी बॉडी में, और कभी कभी एनायंस फॉर्म में भी रहती है, और कभी कभी प्लस चार्ज भी आ गया, माइनस चार्ज भी आ गया। यदि एक अमीनो एसिड के अंदर या किसी भी केमिकल के अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो जाती है, और ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। तो अमीनो एसिड न्यूट्रल पीएच पर ज्विटर आयन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई अमीनो एसिड है, कोई अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड होगा तो COOH ग्रुप होगी, NH2 ग्रुप होगी, हाइड्रोजन है या R ग्रुप है मान लेते हैं ये लो पीएच पर है। लो पीएच का मतलब अभी समझ लेते हैं एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे है, तो एसिडिक पीएच का मतलब क्या हो गया, वेरी हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। इसके सराउंडिंग में यदि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो NH2 की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन आयन के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा और NH2 ग्रुप NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यदि एसिडिक पीएच में रख दिया जाए एक एमिनो एसिड को, तो ये सिर्फ NH2 नहीं, ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये बना लिया NH3 प्लस, और प्लस चार्ज यदि आ गया तो इसे कैटायन कहा जाता है। तो हमारे से क्वेश्चन यदि पूछे एसिडिक पीएच पे एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहती है, तो हमारा आंसर है कैटायन के फॉर्म में रहती है। लेकिन यदि इसको बेसिक मीडियम में रख दिया जाए, बेसिक मीडियम का मतलब हो गया OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इसकी बढ़ा दी जाए, तो यहां पर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन यदि बढ़ गई, COOH है, इधर है NH2, और मैं बोल रहा हूं OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पीएच लेवल हाई हो जाती है, ये बेसिक पीएच हो जाता है। यदि बेसिक पीएच में रख दिया जाए जहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होती है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो OH माइनस आयन इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा और बदले में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के बाहर चला गया, तो COO माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पर इससे COO माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहां पे ये कंपाउंड बना लिया COO माइनस, मैं दोबारा से मिटा के लिख देता हूं COO माइनस। तो बेसिक पीएच पर जहां पर लो H प्लस होती है, COO माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब एमिनो एसिड एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता जाता है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे से पूछ ले कि यदि इसकी पीएच न्यूट्रल हो जाए, यदि न्यूट्रल पीएच हो जाए, का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो गया, तो रिएक्शन कैटायन वाली भी हो जाएगी, एनायन वाली भी हो जाएगी, यानी कि NH2 जो है यहां पर वो NH3 प्लस के फॉर्म में, और COO माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब हमारे पास यहां पर प्लस चार्ज भी आ गया, माइनस चार्ज भी आ गया, इक्वल नंबर में है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और ऐसे आयन को नहीं कैटायन बोलेंगे नहीं एनायन बोलेंगे, और ऐसे आयन का नाम हो जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन हम बोलेंगे अमीनो एसिड अपने ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये यदि आपस में कंबाइन कर जाए तो एक पॉलीमर बना लेता है जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन। अब एक अमीनो एसिड की बात यदि हम कर लें, तो अमीनो एसिड में R ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, क्वेश्चंस यहां से भी होता है। उसके पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये तीनों आयन एक दूसरे तीसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। आगे बढ़ लें यदि हम लोग, तो जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इनमें से कौन सा है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हमारे पास दो होती है, एक का नाम है मिथियोनिन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मिथियोनिन, और दूसरा होता है इसमें सिस्टीन। सिस्टीन सिस्टीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो जिस किसी भी प्रोटीन के अंदर सिस्टीन वाली अमीनो एसिड दो एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो वो आपस में कंबाइन करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है, जैसा कि इंसुलिन में अल्फा और बीटा चेन के बीच में होती है। इसी तरीके से
जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब दो सिस्टीन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाए तो इस मॉलिक्यूल को सिस्टाइन कहा जाता है। तो सिस्टाइन अलग से कोई अमीनो एसिड नहीं है, 20 में इसको इंक्लूड नहीं करते, हम सिस्टीन को करते हैं। और इस सिस्टीन में ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकता है, जो कि इंसुलिन में ए चैन और बी चैन आपस में जुड़ने से बना है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, अल्कोहलिक एमिनो एसिड का नाम बताइए। अल्कोहलिक एमिनो एसिड, तो एक तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेरीन मॉलिक्यूल होती है जो अल्कोहलिक होती है, लेकिन इसके अलावा थ्रियोनीन, थ्रियोनीन या टायरोसिन भी मैंने अभी बताया था, ये टायरोसिन भी अल्कोहल कंटेनिंग है। एसिडिक एमिनो एसिड दो ही होता है, एसिडिक एमिनो एसिड उसको बोले जिसकी आर ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COOH आ जाए। एक तो COOH पहले से होते ही एमिनो एसिड में, आर ग्रुप में यदि COOH आ जाए तो उसको एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं। और दो ही एमिनो एसिड ऐसी होती है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इसी तरीके से बेसिक एमिनो एसिड 3 होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिक एमिनो एसिड, क्योंकि जो क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है वो इसी बेसिक एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। बेसिक एमिनो एसिड एक तो होती है लाइसीन, दूसरा होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन, और एक होती है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। तो हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यदि एमिनो एसिड में जो एसिडिक एमिनो एसिड है इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट NH2 का आ जाए, मतलब ये एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड की बात कर लें तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ही एमाइड ग्रुप वाले एमिनो एसिड में बदल जाता है, और तब इसको हम बोल देते हैं एस्पैराजीन, एस्पैराजीन ASN से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको ASP। और ग्लूटामीन दूसरा एमिनो एसिड है, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन GLU, GLN, GLU बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड को, GLN इज ग्लूटामीन। तो ये कई डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम बताइए, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, फिनाइल एलानिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। टायरोसिन हमने बताया, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ये भी है एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। एमिनो एसिड की एक क्लासिफिकेशन की गई है कि वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे एक वर्ड होता है इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब हमारी बॉडी में जो नहीं रहे। तो एक एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं हो इसेंशियल एमिनो एसिड कहलाएगी, और जो प्रेजेंट हो नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे से उस इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पूछा जाता है। तो एमिनो एसिड की, अमाइनो एसिड की हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसके इसेंशियलिटी के बेसिस पर कि कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड है, और जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो वो नॉन इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल को डिफाइन करेंगे, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, ह्यूमन बॉडी।
और नॉन इसेंशियल प्रेजेंट होती है, हमारा बॉडी इसको सिंथेसाइज कर सकता है, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं सारे 20 टाइप की अमीनो एसिड को, उसमें से याद रखना इसेंशियल वाला जरूरी है। कौन कौन सा होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, जो मतलब हमारी बॉडी में नहीं होता है प्रेजेंट। तो सबसे पहले वैलिन, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। मिथियोनिन भी हमारी बॉडी में नहीं है, मिथियोनिन। थ्रियोनिन नहीं है, थ्रियोनिन इसेंशियल अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन भी नहीं पाया जाता है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन के बाद ट्रिप्टोफैन नहीं होती है, ट्रिप्टोफैन। और सारे बेसिक एमिनो एसिड एब्सेंट होते हैं ह्यूमन चाइल्ड में। लाइसीन, अभी तुरंत लिखे हम लोग, बेसिक एमिनो एसिड लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये 3 एमिनो एसिड होते हैं जो बेसिक एमिनो एसिड है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एमिनो एसिड हैं जो इसेंशियल कहलाते हैं। अब बाकी जो बच गया, जैसे ग्लाइसिन हमने अभी पढ़ाया था, ग्लाइसिन, एलानीन, एलानीन। एक एमिनो एसिड का नाम है प्रोलीन, ये होमोसाइक्लिक एमिनो एसिड है, होमोसाइक्लिक एमिनो एसिड है, होमोसाइक्लिक एमिनो एसिड। ये भी नॉन इसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस हो सकती है, हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस हो सकती है। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सेरीन, सिस्टीन, एस्पेराजीन, ASN, ग्लूटामिन, GLN, ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड ASP, और ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामिक एसिड। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एमिनो एसिड यहां पर हो गए नॉन इसेंशियल, मतलब ये हमारी बॉडी में होगा, मतलब हमारी बॉडी इसकी सिंथेसिस कर सकता है। और 10 एमिनो एसिड हो गए जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं करता है, इसे हम बाहर से खाना खा के पूरा करते हैं। और इस एमिनो एसिड को बोलेंगे हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड, क्योंकि हमारे पास नहीं है, हम खाना खा के पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर लिए हैं एमिनो एसिड को इसेंशियलिटी के बेसिस पर 2 टाइप में, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो एमिनो एसिड से रिलेटेड हमारे सिलेबस में इतनी बात थी जो मैंने यहाँ पे बता दिया बायोमोलिक्यूल्स में। बाकी इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।